fx is given to you as x to the power 5 plus 3x cube plus 4x plus 8. Prove that the tangent drawn at any point to the curve would make an acute angle with the x-axis. सर इसके पहले आपने क्या करवाया? शुरू किया बेटा आपने। ये बताना आपको जो कर्व है इसके ऊपर अगर आप कोई भी टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट एक्यूट एंगल ही बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। ये प्रूव करना है। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। पहले तो स्लोप निकालना है। dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 5x रेज टू 4 9x स्क्वायर प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं कोई वेरिएबल t, 5t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 4। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। d कितना आ जाएगा? 81 माइनस 4 5 इंटू 4 है ना। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? b स्क्वायर माइनस 4 इज 5 और ये आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है ये इसका? 81 माइनस 20 80। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका 1 आ रहा है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर 1 आ रहा है हमारा, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? हम बोल सकते हैं क्या? हेलो। यस 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 बेटा। सर पर हम मतलब ये वाला क्यों कर रहे हैं? एक बार स्लोप निकाल दी तो हम जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट सपोज कर लेते हैं कोई भी। ओके इक्वल्स टू 1 पुट अगेन एफ डैश अगर मैं देखता हूँ तो कितना आ रहा है? 5x 4 आ रहा है, 9x स्क्वायर आ रहा है प्लस 4 आ रहा है। अच्छा हाँ, हम ऐसे भी कंक्लूजन दे सकते हैं। देखो मान लो 5x 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t ले लिया, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? 5t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 4। सर पर ऐसा नहीं बोल सकते, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, देख के ही पता चल रहा है। यस अब वही एक्सक्यूज, हम वही रीजन देना चाह रहे हैं, कैसे देंगे। तो हम पहला जो हम रीजन सोच रहे थे कि भाई एफ डैश मतलब क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है ना। लेकिन इस केसेस में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कोई भी रियल हो जाए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगा। इसके अंदर जो इनपुट है t वो 0 से इन्फिनिटी है, तो पॉजिटिव इनपुट के लिए आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये डायरेक्ट कंक्लूजन आप नहीं दे सकते, आपको इसको अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 कॉमन ले लिया आपने। सर ऊपर से ही पता चल रहा है ना, लेकिन बेटा यहाँ पे तो +4 है, लेकिन अगर मान लो -4 होता तो तुम कैसे बताते? फिर करते ना प्रोसीजर। हाँ तो इसका हम जनरल मेथड ही कर लेते हैं ना। 9/5t प्लस 4/5 है, ठीक है ना। माइनस प्लस 4/5 है यहाँ, लेकिन अगर माइनस भी होता तो भी हमें कंक्लूजन हमेशा ड्रॉ करने के लिए हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि दिस इज पॉजिटिव, तो हम बोल सकते हैं भाई एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब हमेशा एक्यूट एंगल ही बनाएगा, ठीक है। सही है, ये रीजन आप दे सकते हो। देखो क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। एक ऐसा होगा जिसमें आप रेंज निकालोगे, एक ऐसा होगा जिसमें इनपुट ये क्वाड्रेटिक ऐसा बन रहा है आपके पास जिसके अंदर सारी टर्म्स पॉजिटिव है और इनपुट भी पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसका d लेस देन 0, ठीक है, d लेस देन 0। ओके यस बेटा, यस 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 यस। सर वो 5 कॉमन क्यों लिया, मतलब उसका रीजन क्या था वो समझ में नहीं आया। क्या क्या क्या? फिर वो 5 कॉमन क्यों लिया, उसकी जरूरत क्या पड़ी वो समझ में नहीं आया।
परफेक्ट स्क्वायर बनाने की टेक्निक है ये. दिस इज द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंडिंग आउट रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन. ठीक है, चलें सर आगे. आई थिंक इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट इसका निकालो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. चलें. चलो अब x इक्वल टू -2 पे नॉर्मल की आपको इक्वेशन निकालनी है. तो सबसे पहले x इक्वल टू -2 पे कैसे निकालोगे? जब आपको डेफिनेशन पता होगी तो पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, मॉड x क्या खुलेगा -2 के लिए? नेगेटिव के लिए -x खुलता है. तो डेफिनेशन एक्चुअली x² माइनस ऑफ -x बन जाएगी +x. पहला पार्ट डेफिनेशन का आपने खोल दिया, ये fx लिखा हुआ है. नॉर्मल की स्लोप 1/3 आ रही है. चेक कर लेते हैं बताना. fx आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ x² + x. ठीक है. अच्छा, जब fx आपके पास मॉड ऑफ x² + x दिया हुआ है, इसके बाद में क्या बोल सकता हूँ? -2 पे निकालना है. तो -2 पे ये वाली क्वांटिटी 4 और ये -2 है, तो पॉजिटिवली खुलेगा. तो अब फंक्शन आपने खोल दिया है. सबसे पहला टास्क आपका हो चुका है, फंक्शन निकल गया. अब f' क्या हो जाएगा? 2x + 1 इवैल्यूएटेड एट x इक्वल टू -2. तो आंसर क्या आ जाएगा? -3. सही है. ठीक है ना. तो स्लोप आपके पास -3. साहिल यही बोल रहे थे, स्लोप आ रही है. सर ये तो टेंजेंट की है ना, हमको तो हाँ, नॉर्मल की निकालनी है. नॉर्मल की स्लोप कितनी आ रही है? 1/3 आ रही है. हाँ सर. वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया. तो नॉर्मल की स्लोप 1/3 आ गई. अब पॉइंट कैसे निकालोगे आप? x इक्वल टू -2 आपने डाल दिया तो क्या बन जाएगा? 4 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2. सो y -2 इज 1/3 3y इक्वल्स टू 8. + 2, है ना? सही है. x - 3y इक्वल्स टू 8. चलिए कर लेंगे आप. विल मूव ऑन. सारे बच्चे लिख लो इसको. चलिए लेट्स मूव ऑन. For example, the question is this. Y is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square. x is equals to √3 पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है. अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए पहले कर्व तो डिकोड करना पड़ेगा ना. ठीक है ना. कर्व आपके पास जो दिया हुआ है उसको आपको निकालना पड़ेगा. कर्व कैसा होगा? सर वो दोनों तरफ साइन लगा के जिसे वो करते थे. नहीं राइट नहीं, लेफ्ट. x को क्या ले लेंगे? सर x को tan थीटा ले लेंगे और फिर बिल्कुल solve बिल्कुल, हो जाएगा. बहुत अच्छा, Sin वेरी inverse गुड. sin 2 theta. क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ sin 2 theta. 2 थीटा. अब इसकी डेफिनेशन क्या खुलेगी? 2 थीटा जब -π/2 से 2 थीटा π/2 के बीच में हो, -π/4 से थीटा π/4 में हो, -1 से tan थीटा क्या x है, -1 से x का वैल्यू 1 के बीच में हो. सही है. ठीक है ना. यही है.
नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन क्या खुलती है? साइन इनवर्स साइन एक्स नेक्स्ट सर ये डेफिनेशन पाई माइनस एक्स। सर ये डेफिनेशन 0 से पाई में थी ना? अरे -π/2 से π/2 में खुलती थी ना बेटा। -π/2 से π/2 अब √3 पे निकालना है, मतलब ये वाला अपने को काम लगेगा। So it will open as pi minus 2 theta when we are talking about π/2 to 3 π/2। ठीक है ना? अब 3 π/2 तक तो जाएगा ही नहीं, है पाई तक ही जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 से x की वैल्यू π/2 तक, x1 से बड़ा है। और यहाँ डेफिनेशन क्या खुलती थी? -π -2 थीटा। तो -π -2 थीटा व्हेन x इज लेस देन -1, x इज इक्वल्स टू √3 पे निकालना है आपको। निकाल लोगे अब? क्या रहा है फटाफट बता दो। सर यस बेटा। सर करने को वैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब साइन दोनों तरफ लेके। यार अब देखो, ये ITF मैंने पढ़ा दिया है पूरा तुमको, ठीक है ना? क्या करना चाहिए था, क्यों ऐसा किया, क्या किया, क्यों करेंगे बेटा? साइन इनवर्स 2x/1 + x² का डेफिनेशन ओपन करेंगे ना अपन। तो -2 ही आ जाएगा डायरेक्ट। बिल्कुल। क्या आ रहा है देखो, चलो फटाफट देख लो। डेफिनेशन क्या आ रही है? पाई -2 थीटा इज द डेफिनेशन। इसको इरेज कर दूं मैं, तो ये खुला पाई -2 tan इनवर्स x, ठीक है ना? y की अभी डेफिनेशन क्या बोली? पाई -2 tan इनवर्स x। dy/dx क्या आ जाएगा? -2/1 + x²। x क्या है? √3। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। सर पाई/3 आ जाएगा आंसर। -1/2 स्लोप आ रही है, और x इज इक्वल टू √3 पे सब्स्टिट्यूट किया होगा, तो √3 पे आंसर आपके पास आ जाएगा π/3। पाई -2 π/3 π/3 आ जाएगा ना? हाँ सर। बिल्कुल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y - π/3 -1/2 x - √3। सही है ना? क्लियर? ठीक है। नोट कर लो सारे, फिर आगे चलते हैं। चले, लेट्स मूव ऑन। सर एक मिनट। हाँ सर चलो। इस क्वेश्चन को ले लो। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 4m², 8m³ ऑफ दिस इज नॉर्मल टू द कर्व, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या दिया है? टेंजेंट एक पॉइंट पे है, मतलब क्या बोल रहे हैं? वो पॉइंट ढूंढना है आपको जिसपे टेंजेंट नॉर्मल के बराबर है, ठीक है ना? मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक कर्व है मेरे पास, मान लो कहीं पे मैंने अगर टेंजेंट बनाया, तो वही कर्व पे जाके नॉर्मल हो जाएगा आगे चल के, ऐसा, ठीक है ना? यही नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ टेंजेंट था, आगे जाके कर्व के लिए नॉर्मल बन गया, ठीक है? तो ये लिख लो, आप खुद कर लेना इक्वेशन, ठीक है ना? दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सर एक मिनट रुको। ठीक है ना? इसको लिख लो, आप कर लेना एक बार खुद से।
लिख लिया? सर यस सर, यस सर। सर आपने जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो उसके एक ऑप्शन वो नहीं आया क्वेश्चन? लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन दिया था क्लास में वो नहीं आया क्या? स्ट्रेट लाइन की 2 इक्वेशंस थी जिसके आंसर में। अरे यार चलो ठीक है, लिख लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसको लिख लो आप, ठीक है? याद करवाना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करना है हर क्लास के बाद। कुछ क्वेश्चन आप सेल्फ स्टडी के लिए ले लो, नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लो मुझसे कि नहीं आए तो मुझे बता दो, आई विल सॉल्व फॉर यू, ठीक है ना? अली असगर, देखो, फाइंड द कर्व xy is equal to c square, prove that the portion of the intercepted portion between the coordinate axis is bisected at the point of contact। अब देखो ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा, ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना? मैं समझाऊं आपको कि ये जो सर एक कर्व है मिनट xy is क्वेश्चन equal लिखने दो। हाँ लिखो। For the curve xy is equal to c square, prove that the portion of the intercepted tangent intercepted between the coordinate axis is bisected at the point of contact। मतलब इस कर्व के ऊपर जब हम टेंजेंट खींचते हैं ना तो उसकी बहुत एक खासियत होती है कि आपने मान लो टेंजेंट खींचा यहाँ पे और यहाँ पे इसने जाके कट किया, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना वही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी होगा, आपको प्रूव करना है। कहीं पे भी टेंजेंट बनाए, अगर हम मान लो यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं ना, यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट बनाया तो ये जहां पे कट करेगा उसका मिड पॉइंट ही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ऐसा समझो, आप क्या कर लो, एक क्वेश्चन बना लो। यस बेटा। तो क्वेश्चन फिर से समझाओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप कहीं पे भी टेंजेंट बनाते हो इसमें, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। कहाँ पे? उस पोर्शन पे जो कि इंटरसेप्टेड, वो पॉइंट्स पे जो कि इंटरसेप्टेड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो कहाँ पे? मान लो ये अल्फा पे काटा, यहाँ पे बीटा पे काटा, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका मिड पॉइंट होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये कोमा, ये अल्फा कॉमा 0 होगा, ये मान लो 0 कॉमा बीटा होगा, तो जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ही अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2 होगा, ठीक है? ये आपको सर ये नहीं आया समझ में, डिस्कनेक्ट हो गया था तो सॉल्व करते हैं, अभी देख लो, ठीक है ना? सर क्वेश्चन तो समझा दो एक बार। अब एक यार क्वेश्चन में ये लिखा है xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, आपके पास कर्व दिया हुआ है, इसका जो पोर्शन है टेंजेंट उसका इंटरसेप्ट बन रहा है ना? टेंजेंट इंटरसेप्ट बन रहा है, ये कर्व है, टेंजेंट बना दिया, तो ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे टेंजेंसी है वो इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट ए, बी का मिड पॉइंट सी है, ठीक है? 3 बार क्वेश्चन ही समझा दिया मैंने, अब सॉल्व कर ले क्या? चलो फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो करेंगे कैसे? कर्व के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। एक टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा इसके ऊपर? सी टी कॉमा सी बाई टी, यस, एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब अगर मैं इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखता हूँ तो टेंजेंट के लिए पहले स्लोप निकाल लो, डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, वो कितना हो जाएगा? माइनस सी बाई टी स्क्वायर कॉमा सी, तो ये -1 अपॉन टी स्क्वायर आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपके पास। इक्वेशन कैसे निकालोगे आप? c/t क्या है? क्या क्या क्या? चलो ct, c/t। ये पॉइंट है ना कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने, है ना? ले सकते हैं ना ऐसे, ठीक है? तो बट ये पॉइंट है फिर। अरे पैरामेट्रिक मत लो, चलो ठीक है, नहीं काम करो, हटाओ। मान लो एक पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, सही है, ठीक है? अभी क्लियर है? एक पॉइंट अल्फा बीटा मैंने ले लिया, ठीक है ना? पैरामीटर में क्या होता है, एक ही टी बचता, तो उससे सॉल्व करना आसान हो जाता। अब मान लो अल्फा बीटा ले लिया आपने, ठीक है ना? तो अब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा बीटा सी स्क्वायर के बराबर है। पहला एक चीज मैं बोल सकता हूँ, स्लोप क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स वुड बी व्हाट? देखो
x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y डैश कितना आ जाएगा माइनस y बाई एक्स, दैट विल बी माइनस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। सही है, ये क्लियर है सबको? हाँ सर। इक्वेशन टेंजेंट की लिख लेते हैं, y माइनस बीटा इज माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो अल्फा y माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा एक्स प्लस अल्फा वाई इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या है, समझ आ गया आपको? देखो इसका मतलब क्या है, बीटा एक्स अल्फा वाई 2 अल्फा बीटा, तो जब x अपॉन 2 अल्फा y अपॉन 2 बीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी है तो कैसी लाइन बनी होगी, 2 अल्फा कॉमा 0 से पास होने वाली लाइन है, 0 कॉमा 2 बीटा से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, तो आपका टेंजेंट जो खींचा गया वो किस पॉइंट पे खींचा गया है, अल्फा बीटा पे खींचा गया है। तो बोल सकते हो अल्फा बीटा इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। यस, क्लियर है? तो लास्ट में क्या करेगा वो वापस बताओ। देखो ये व्हाइट वाला जो हमने लिखा ना, ये इसका, देखो ये इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है 2 अल्फा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 2 बीटा आर द इंटरसेप्ट्स। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा भाई, ये इंटरसेप्ट है, इधर वाला 2 अल्फा कॉमा 0 है, इधर 0 कॉमा 2 बीटा है, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा ही तो मिड पॉइंट होगा, और वही हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है। ठीक है ना, तो हमने ये प्रूव करना था। सर ये पूरा वापस समझा। क्या नहीं पता चला अब्दुल्ला, बताओ। सर वो अल्फा बीटा मिड पॉइंट जैसा है। बेटा इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो ना यार, 2 अल्फा कॉमा 0 और 0 कॉमा 2 बीटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से अल्फा बीटा ही आएगा ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला एक बार बता दो। अबे दो कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड x1 बाय y1 x2 y2 का मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। हाँ सर ठीक है ना, देखो मैं एक एक स्टेप फिर से समझा रहा हूँ, सारा समझ लो। अल्फा बीटा मान लो कोई वेरिएबल पॉइंट है कर्व के ऊपर, टेंजेंट की इक्वेशन लिख डाली आपने, स्लोप आपके पास आ गया माइनस बीटा बाई अल्फा, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। फर्स्ट स्टेप गेट द टेंजेंट का स्लोप, सेकंड गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, थर्ड स्टेप is get the x and y intercepts, and fourth step is find out the midpoint, and we came to know that the midpoint of the intercepted portion is nothing but the point of tangency only. ठीक है, चलें आगे। लिखने तो 1 मिनट। लिख लो 4 स्टेप है इसके। पहला स्टेप स्लोप निकाला, दूसरे स्लोप में दूसरे स्टेप में टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, तीसरे से इंटरसेप्ट्स निकाला, चौथे से मिड पॉइंट निकाला, और वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बराबर प्रूफ कर दिया। अच्छा, और एक दो क्वेश्चन जो मैं देता हूँ आपको, वो आप उसी दिन अटेम्प्ट कर लिया करना, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि आज अपन ने जो पढ़ा उसके बेस पे क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ मेरा। ठीक है ना, ये आपके लिए चेक है। सर वो पैरामेट्रिक फॉर्म से करेंगे तो कैसे करेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म में बेटा वैसे एग्जैक्ट सेम तरीके से यही स्टेप्स इसके बिल्कुल पैरेलल में तुम लिख सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में। सी टी कॉमा सी बाई टी, स्लोप निकाला, पॉइंट पता है, टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाला, मिड पॉइंट निकाल लिया। यस सर। ठीक है ना, उसके केसेस में तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा 2ct और वो आ जाएगा 2c बाई टी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। ओके चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। एक क्वेश्चन अब ये होमवर्क में लिख लो आप।
Find the point on the curve where the tangents to the curve passes through 1, 2. चले हाँ सर। नेक्स्ट ये भी लिख लो होमवर्क के लिए क्वेश्चन। चले आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट वेयर इट मीट्स द कर्व अदर देन द ओरिजिन। ठीक है, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इस कर्व के ऊपर। कहाँ पे, जहाँ पे वो इस कर्व को मिल रहा है ओरिजिन के अलावा। तो दोनों को सॉल्व कर लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लेना, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के बाद उस पॉइंट पे आप नॉर्मल का इक्वेशन लिख देना। ठीक है, सर फिर से रिपीट करो प्रोसीजर। क्वेश्चन में करना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढना है कर्व पे। कहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। तो दोनों मिलेंगे कैसे निकालोगे आप, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे और वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन के अलावा पे आपको नॉर्मल बनानी है। ठीक है, मतलब दोनों को सॉल्व करके वो। दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। हाँ सर। निकाल लोगे ना, देखो जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी x लिखा है वहां पे आप y² से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर। चलो लेट्स कम टू दिस नाउ, लेट्स टेक द नेक्स्ट फोर्थ नोट। ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है। क्या लिखा है इसने, इफ वी सॉल्व लाइन एंड अ कर्व, अगर हम एक लाइन और एक कर्व को सॉल्व कर रहे हैं, एंड इफ दैट लाइन इज अ टेंजेंट, और अगर वो लाइन टेंजेंट है तो क्या क्या होगा। तो अगर वो टेंजेंट है तो उसके रिपीटेड रूट्स होंगे फॉर श्योर। ठीक है ना, जैसे मान लो ये एक लाइन है और ये कर्व है, तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे इवन रूट्स अवेलेबल होंगे। जैसे मैंने बहुत ही एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे दूं, मान लो एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, ठीक है ना, ऐसा एक्सप्रेशन है और एक लाइन है इसको बहुत बार कट कर रही है। ठीक है ना, मान लो 4 बार कट कर रही है, 4 इंटरसेक्शन आर देयर। अब 4 सोल्यूशन लाने के लिए अगर मुझे ये पता चल जाता है या मुझे दे दिया जाता है कि इट इज टेंजेंट एट x इक्वल टू 1, तो मुझे क्या पता हो जाएगा कि 1 पे तो भैया ये टेंजेंट है। तो अगर 1 पे ये टेंजेंट है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसके अंदर एक फैक्टर बनेगा। सिर्फ x माइनस 1 नहीं बनेगा, x माइनस 1 2 बार बनेगा कम से कम, 3 बार भी बन सकता है, 4 बार भी बन सकता है, लेकिन 2 बार तो कम से कम बनेगा ही बनेगा। तो जब एक लाइन एक कर्व को टेंजेंट होती है तो वो फैक्टर 2 बार तो कम से कम प्रेजेंट होता ही है उसमें। ठीक है, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक क्या है भाई, ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक फैक्टर तो होगा। अब टेंजेंट है मतलब, टेंजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो, देखो नॉर्मली जब मेरे पास एक्स एक्सिस होती थी और ये नॉर्मल कर्व होता था, ठीक है ना, ये नॉर्मल कर्व होता था मेरे पास, तो उसके इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग है, और इस पॉइंट पे क्या है एफ डैश एक्स 0 है। तो मतलब फंक्शन की वैल्यू पहले तो इस पे 0 थी, फिर एफ डैश एक्स भी 0 हुआ, मतलब 2 0 रिपीटेड रूट्स आ गए। इसी तरीके से कोई भी लाइन और कोई भी कर्व है तो रिपीटेड रूट्स प्रेजेंट होते हैं अगर वो सिर्फ उसको टच करती है लाइन। ठीक है, और अगर डिग्री 3 का एक्सप्रेशन है मेरे पास, जैसे मान लो ये एक एक्सप्रेशन एक्स क्यूब होता है, ठीक है ना, तो उसके 0 पे रिपीटेड रूट्स है 3। तो उस केसेस में हमको पता कैसे चलता है,
वो ऐसे कंडीशन में जब ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा हो, मतलब इससे थोड़ा पहले लाइन के नीचे है और उससे थोड़ा बाद में लाइन के ऊपर है। सर तो फिर इस तो ये तो फंक्शन के मतलब पावर के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कितने रूट हो गए। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 विल बी देयर। सर वापस बताओ ना। ठीक है, मतलब पूजन हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर लाइन एक टेंजेंट है तो वो 2 बार फैक्टर प्रेजेंट होगा जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है। जैसे मान लो x इक्वल टू 2 पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इस इक्वेशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, किसके अंदर, जो साइमल्टेनियस सॉल्विंग कर रहे हैं हम लाइन का और कर्व का। ठीक है, ज्यादा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक और इस तरीके का एग्जाम्पल हमने लिया है। मान लो एक कर्व है, तो जहां पे वो इसको पास करके जा रहा है तो ये एक रूट होगा। साइमल्टेनियसली सॉल्विंग ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व, एक रूट ये होगा। अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है किसी पॉइंट पे तो 2 रूट देगा। और अगर टेंजेंट है और वो कह रहा है उससे जस्ट पहले की वैल्यू और उसके जस्ट बाद की वैल्यू में डिफरेंस है, पहले की वैल्यू छोटी है ना, लाइन की वैल्यू बड़ी है, कर्व की वैल्यू छोटी है। उसके बाद लाइन की वैल्यू छोटी हो जाती है, कर्व की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ जाती है, ज्यादा वैल्यू है। इस केसेस में ऑड नंबर ऑफ रूट्स है। ठीक है, अब ऑड और इवन कैसे ढूंढेंगे वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, वो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अभी हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ये है कि रिपीटेड रूट्स किस केसेस में होंगे। रिपीटेड रूट्स उस केसेस में होंगे जब लाइन टेंजेंट हो। पर वो 2 क्यों होंगे? कब होगा एक बार बताओ वापस। वन रूट, क्या होगा? वन रूट वाला जब लाइन कट करेगी कर्व को। भाई सॉल्यूशन कैसे निकालते हो दो कर्व के, जितनी बार टच करते हैं कट करते हैं तब उससे ही निकालते हो ना। ठीक है ना, तो ये कटिंग का केस है जिसमें एक रूट होगा। ये टचिंग का केस है जिसमें इवन रूट्स होंगे, है ना। 2 या 2 से ज्यादा, इवन या ऑड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, सर यस 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 आई। सर वो x माइनस 2 होल स्क्वायर क्यों आया, मतलब सेकेंड पावर क्यों लिखी आपने अगर वो एक बार कट करता है तो? कट नहीं कर रहा है ना ये, इसको टेंजेंट है। सर 2 क्यों? मतलब टेंजेंट है तो 2 क्यों? अभी यार ये देखो ना, आप कर्व है, मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 2 बार प्रेजेंट है ना। दूसरा एक एग्जांपल ले लो, मान लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, तो ये 1,0 पे इसके 2 रूट है ना। x माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 रूट है ना 1 पे। 2 रूट कब होते हैं? जब x एक्सिस इसके लिए टेंजेंट हो गई ना। किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू 1 पे। समझ रहे हो? चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए, उससे पहले एक मिनट लिखना सर बाकी। एक मिनट सर। लिख लो। सर मतलब अगर कर्व लाइन के नीचे हो तो फिर इवन रूट्स, और ऊपर नीचे हो तो ऑड रूट्स। हाँ नहीं, कर्व लाइन को टेंजेंट है पहले तो रूट क्या हो जाएंगे? हाँ एटलीस्ट सर, 2 मैं रिपीटेड। वो पहले अज्यूम कर लिया नोट के हिसाब से, बाद में अगर लाइन टेंजेंट है उसके, अगर टेंजेंट है तो कम से कम हम बोल सकते हैं 2 बार तो वो रूट प्रेजेंट होगा ही होगा। हाँ ठीक है, तो मान लो दे दिया गया कि x is equal to 1 is a tangent to this curve, so find out where this line is intersecting the given cubic curve। तो हमें पता है कि भाई x is equal to 1 तो उसके अंदर 2 बार प्रेजेंट होगा, एक बार नहीं होगा। ठीक है, उस जगह ये बहुत काम लगती है प्रॉपर्टी। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास फॉर एग्जांपल, एक मिनट रुको तो सही, इसमें जल्दी लिखो ना यार। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता एक मिनट। देखो, अरे ऐसे कलरिंग आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्ड्स में लिखना है फटाफट। सर हो गया। चलो देखो अभी इधर क्या लिखा है, let the tangent is drawn to this curve at x equal to 1, then find all the points of intersection between the tangent and the curve। अब बोला क्या क्या है, x is equal to 1 पे कर्व पे टेंजेंट है, मान लो कोई ऐसा कर्व है हमारे पास, ठीक है ना। तो x is equal to 1 पे, x is equal to 1 पे ये लाइन, ये कर्व को टेंजेंट है, तो आप बताइए और कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपली x is equal to 1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लोगे आप, है ना।
तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? वेट कर देंगे। हाँ, अब टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे बेटा? पहले dy by dx निकालो, 4x क्यूब माइनस 32x इवैल्यूएटेड एट x इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा? dy by dx आपके पास माइनस 28 आ जाएगा, 4 माइनस 28 आ जाएगा, है ना? और x अगर 1 है तो y का वैल्यू क्या है? माइनस 15 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? y माइनस y1, तो y प्लस 15 इज माइनस 28 टाइम्स x माइनस 1। 28x प्लस y इज इक्वल टू 13। यस, तो y को हम क्या लिख सकते हैं? 13 माइनस 28x लिख सकते हैं। तो अब करना क्या है? इस टेंजेंट को, इस कर्व को जहां जहां कट करेगा वो कैसे निकालेंगे? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर इज 13 माइनस 28x। यस, ये ठीक है। अब ये डिग्री 4 का एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है? डिग्री 4 का। एक रूट आपको पता है कि लाइन जो है x इक्वल टू 1 पे काट रही है। बाकी फिर क्यूबिक कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस जगह हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स लगा देंगे कि भाई x इक्वल टू 1 दो बार प्रेजेंट है, तो इस डिग्री 4 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? सर ये स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट के बाद नहीं पता चला है क्या? सर नहीं स्टार्टिंग नहीं सर, स्टार्टिंग से एक बार समझाओ ना। सर देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या लिखा है? लेट द टेंजेंट इज ड्रॉन। क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब क्या बताऊं? सोल्यूशन बताऊं? हाँ सर देखो, पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला? टेंजेंट कर्व को कहाँ कहाँ पे कट कर रही है, आप बताइए। अगर हम 1 पे टेंजेंट बनाते हैं वो तो कहाँ कहाँ कट करती है? तो हमने क्या बोला कि अगर x इज इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट बनाई गई है कर्व पे, वो कर्व को कहाँ कहाँ कट कर रही है, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं पहले। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप निकाला, पॉइंट निकाला, पॉइंट स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया। अब टेंजेंट कर्व को कहाँ कहाँ कट कर रही है वो कैसे निकालेंगे? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो x की पावर 4 में एक्सप्रेशन आ गया। अब जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आ जाएगी वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, है ना? समझ आ गया आपको? कर्व को, लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा आपको। अब हम क्या बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पे तो टेंजेंट ही था, तो वो तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही, लेकिन x इज इक्वल टू 1 दो बार प्रेजेंट होगा वो गिवन एक्सप्रेशन के अंदर जो साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि 1 पे रिपीटेड रूट है, 1 पे टेंजेंट है, टेंजेंट पे रिपीटेड रूट मिलता है। ये वाले नोट में हमने कॉन्सेप्ट यही सीखा कि अगर एक लाइन और एक कर्व एक दूसरे के लिए टेंजेंट की तरह बन रहे हैं तो यहाँ पे रिपीटेड रूट आ जाएगा। जो भी रूट आएगा लाइन और कर्व को सॉल्व करने पे, जो रूट मिलेगा वो रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट होगा। मतलब मान लो x इज इक्वल टू 3 पे टेंजेंट बनाया तो x माइनस 3 का स्क्वायर फैक्टर प्रेजेंट होगा ही होगा इसके अंदर। इसके अंदर साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ कर्व एंड लाइन की इक्वेशन के अंदर। तो इसी तरीके से अगर x इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसके अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर लो, x माइनस 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हो, है ना? क्योंकि भाई 1 से तो पास हो ही रही है। यस और नो? अलियस सर, हेलो, अरे x इज इक्वल टू 1 पे तो टेंजेंट है, मतलब वो पॉइंट तो कर्व के ऊपर है, वो लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कॉमन हुआ ना? सर यस बेटा। सर मतलब वो जो बाई क्वाड्रेटिक बन रहा है उसको सॉल्व करेंगे ना? हाँ, x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी ना नम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो जो अलग अलग x की वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। सर x माइनस 1 से डिवाइड करके या x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करके? x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको नोट पता है। जिसको पता नहीं हो क्या करेगा, x माइनस 1 से डिवाइड करेगा, फिर अच्छा उसके हाँ, पास आ क्यूबिक गया आएगा, आ गया सर, आ और जो आपके पास अभी क्यूबिक आएगा ना उसमें आप चेक कर लेना x माइनस 1 से फिर से एक बार डिवाइड होगा वो। गया। हाँ सर, एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है ना? डिवीजन का आपका काम कम हो गया। अब बेटा अगर दो रिपीटेड रूट हैं तो डायरेक्टली दो परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाएंगे ना आपके पास। सर यस चलिए सर। सर पर 3 भी तो हो सकते हैं, पता नहीं है ना। 3 नहीं पता पर 2 तो पता है, तो 2 से डिवाइड कर लोगे, क्वाड्रेटिक आ जाएगी ना तुम्हारे पास।
भाई क्वाड्रेटिक का स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना आसान है क्यूबिक से, समझ रहे हो? सर यस सर यस 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 पर बेटा। एक बार हमें वो इक्वेशन मिल गया फिर हमें कैसे पता है वो 1 पे मतलब ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर ही रही है? ये दिया हुआ है ना, टेंजेंट इज ड्रॉन एट 1। हाँ 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 सर, आ गया। क्वेश्चन में टेंजेंट दिया है 1 पे है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर में ही प्रेजेंट होगा साइमल्टेनियस सॉल्विंग में। सर 2 रिपीटेड ही मिनिमम कैसे हमें पता? बेटा रिपीटेड का मतलब क्या, एक से ज्यादा ना, कम से कम 2 इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि भाई एक के बाद तो 2 ही आता है। अब एक से ज्यादा 2 से कम कैसे बोलेंगे हम? ठीक है, चले। एक ही मिनट, थोड़ा लिखना बाकी है। अच्छा इसके इंटरसेक्शन के पॉइंट तो निकाल लो, अब आप बाकी काम तो आप करो, लॉन्ग डिवीजन का काम तो थोड़ा सा कर लो। साहिल ये नोट है जो मैंने आपको दिया है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जब टेंजेंट इसको कट करता है तो रिपीटेड सोल्यूशन हमें मिलता है। सर मतलब जब भी ऐसा मतलब श्योर ना हो कि इवन नंबर या ऑड नंबर है तो 2 ही लेना है ना, मतलब 2 2 ही रिपीटेड लेना रूट है, तो नहीं। 2 ही लेना है। हाँ सर, आ गया पूरा। देखो इसको समझना है अगर थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से, तो कैसे समझ सकते हो? देखो ये ज्यादा हम कॉम्प्लिकेट चीजों को समझने की कोशिश करेंगे फिर, बहुत ध्यान समझना। इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होगा? इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस कर्व को, अगर ये सिर्फ कट कर रहा है तो इस पे अगर कोई टेंजेंट बनाओगे उसका स्लोप डिफरेंट होगा। और इस पॉइंट पे अगर आप, जो ये वाला पॉइंट है ये कर्व का, उसका स्लोप मान लो m1 था और ये लाइन का स्लोप m2 है, तो अगर जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे अगर दोनों का स्लोप डिफरेंट है तो वो पॉइंट कटिंग का है, एक दूसरे को कर्व सिर्फ कट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। टेंजेंसी में क्या होता है, कर्व पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे और लाइन पे जो स्लोप दिया हुआ है वो दोनों सेम है। समझ आ रहा है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू dy by dx ऑन द कर्व। ठीक है, लाइन का जो स्लोप है आपका वो बिल्कुल बराबर है, किसके बराबर है? अगर उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वहां पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही लाइन का स्लोप है, तो हम बता सकते हैं कि लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर आपको टेंजेंट नहीं भी दिया है तब भी आप बता सकते हो कि टेंजेंट में कैसे ढूंढता हूँ। सर तो स्लोप पहले मतलब जनरल स्लोप पहले निकालनी पड़ेगी फिर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना? नहीं नहीं, जनरल स्लोप आप निकालोगे वो स्लोप को कर्व से इक्वेट कर दोगे, किससे? dy by dx का जो आएगा आपके पास एक्सप्रेशन, तो पता चल जाएगा ना भाई dy by dx की वैल्यू, मान लो स्लोप 2 आया तुम्हारे पास तो तुमने निकाल लिया dy by dx 2 का बार है। ठीक है, ओके, ये सर नो समझ आ रहा है? जैसे इस क्वेश्चन में अगर ये टेंजेंट नहीं बोलता, ठीक है ना, ये टेंजेंट अगर आपको नहीं बोलता है, बोलता कि x इक्वल टू 1 से पास होने वाली लाइन के बारे में बताइए आप, तो आप बता सकते थे ये चीज करके कि मैंने dy by dx निकाला, ठीक है ना, dy by dx निकाला, तो अगर 1 में पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास स्लोप कितना आ रहा है? -28 आ रहा है ना? dy by dx मैंने निकाला तो मेरे पास नहीं, लेकिन अगर सिर्फ आपको दिया गया कि x इज इक्वल टू 1 तो किसके साथ कॉमन इंटरसेक्शन निकालोगे? किसी ना किसी के साथ तो निकालना पड़ेगा ना। मान लो कर्व दे दिया गया, लाइन दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया, ठीक है ना, तो अगर इसने x इक्वल टू 1 टेंजेंट नहीं दिया यहाँ पे तो आपको यहाँ पे वो लाइन की इक्वेशन दे देगा कि ये लाइन का और ये कर्व का आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो आप क्या कर लेना, मान लो लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली ये दे दी 28x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो आपने निकाल लिया भैया यहाँ से कर्व का स्लोप कितना आया -28, और डिवाइड बाई डी एक्स को -28 से इक्वेट कर दिया, फिर पॉइंट निकाल लिया कि भाई -28 कब होगी, तो पता चल गया x इक्वल टू 1 पे होगी। तो यहाँ से ये भी हमको समझ आ गया कि x माइनस 1 2 बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर टेंजेंट नहीं दिया उसने, एक लाइन का इक्वेशन दे दिया, तब भी ये चीज बहुत काम लगेगी आपको, ये चीज समझ लो क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहता है। कर्व का कभी भी किसी भी और कर्व के साथ या कर्व का लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो डिग्री 4 डिग्री 3
ठीक है ना, ये सारे एक्सप्रेशन को कैसे जल्दी सॉल्व कर पाओगे आप। फिर तो अब इसमें क्या रहा है आपके पास, मुझे इसका सोल्यूशन तो बता दो, काम अभी आधा है अपना हुआ है। डिवीजन के बाद क्वाड्रेटिक लेस देन 0 आ रही है क्या? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 ऐसा आ रहा है क्या क्वाड्रेटिक? नहीं सर। क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक आ रहा है आपके पास? सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13 आ रहा है क्वाड्रेटिक। तो रूट्स क्या आ रहे हैं इसके? सर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 14। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, सही है, लिख लो। ठीक है ना, फाइनल कंक्लूजन लिख लो, 1 1 -1 प्लस माइनस रूट 14, ये सही। बस जरूर, मतलब ये तो आपने भी बताया कि सॉल्व करना है, पर अगर क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट थोड़ी अज्यूम कर सकते हैं कि x इक्वल टू समथिंग पे ही दो रूट्स रिपीट होंगे। टेंजेंट तो होंगे, यही नोट लिखवाई मैंने आपको। टेंजेंट है तो वो रिपीटेड रूट्स इंडिकेट करता है। ठीक है, सही है। हाँ चलें आगे। देखो, तो ये कर्व को अगर थोड़ा अच्छे से समझना चाहो तो आप ये कर्व मैंने बनाया इसका, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 16 का कर्व बना हुआ है हेलो x इज इक्वल टू 2 पे। यस ताहिर, सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टोटल कितने होंगे? टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 होंगे, 2 रिपीटेड रूट्स और 2 अलग अलग सोल्यूशन जो आपने निकाले। ये आपने सोल्यूशन निकाला -1 माइनस प्लस रूट ऑफ 14, क्या निकला था, -1 प्लस प्लस नाइन। रूट 14 बाई 2, और एक -1 माइनस रूट 14 बाई 2, सर बाई 2 नहीं था। -14 ही है सिर्फ। हाँ ठीक है ना, तो ये सोल्यूशन आपके इस तरीके से कुछ दिखेगा ना, थोड़ा ग्राफ प्लस माइनस हो सकता है, बट रफ फिगर आप ऐसे सोच सकते हो कि 4 जगह कट कर रहा है, मतलब एक जगह 2 रिपीट है और 2 रूट्स आइडेंटिकल आपको डिस्टिंक्ट मिलेंगे। अब इसी में आगे एक नोट ले लेते हैं हम, नोट 5। अब ये जो हमारी लॉजिक है लाइन और कर्व की, ये 2 कर्व्स के लिए भी वैलिड है। अगर 2 कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपसे पूछे हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। अब आप अगर 2 कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे कि ये 2 कर्व कितनी जगह कट करेंगे एक दूसरे को, तो अगर टचिंग कंडीशन है, ये कर्व इस कर्व को टच कर रहा है, तो इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स आएगा। अगर यहाँ पे भी टच कर रहा है लेकिन क्रॉस ओवर हो जा रहे हैं, यहाँ पे टच करने के बाद क्रॉस ओवर हो जा रहे हैं, तो इस केसेस में क्या आएगा, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स आएगा। लेकिन सिर्फ कट कर रहे हैं, दिस इज कटिंग का कंडीशन, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो एक ही सोल्यूशन आएगा आपके पास। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं कर्व्स? तो इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है, मान लो ये जो पॉइंट अल्फा पे मुझे चेक करना है, तो अल्फा के ऊपर C1 का स्लोप निकालना, अल्फा के ऊपर C2 का स्लोप निकालना, ठीक है ना। dy by dx at x is equal to alpha on the curve C1 should be equal to dy by dx onto the curve x is equal to alpha for the curve C2। तो C1 और C2 पे जहाँ पे वो लोग कट कर रहे हैं मान लेते हैं हम, वहां पे हम अगर स्लोप निकालते हैं और वो स्लोप दोनों कर्व के लिए इक्वल आती है, तो बिल्कुल फॉर श्योर टचिंग की कंडीशन है। ठीक है, वो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में डिफरेंस ये है, अगर आप इसका dy by dx निकालो, देखो ठीक है ना, तो ये पॉइंट पे dy by dx दोनों कर्व का सेम आ रहा है, इसके बाद वाला कर्व क्या डिक्रीजिंग है और इसके बाद वाले का dy by dx इंक्रीजिंग है, तो दोनों के dy by dx के साइंस अपोजिट है। रिपीटेड रूट्स किस चीज के हैं? साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन ऑफ बोथ द कर्व्स। जैसे ये कर्व है, मान लो आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू, मान लो दिया हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और एक दिया है फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो अगर इनके मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो कैसे निकालते हैं हम, y x को वाई स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई ना। तो अभी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे हम उसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे दो कर्व के। ठीक है, चलें आगे आगे चलते हैं। सर एक मिनट लिखना बाकी है, 1 मिनट। सर रिपीटेड रूट्स किस चीज के?
बेटा रिपीटेड रूट्स जो इक्वेशन दोनों कर्व्स को इक्वेट करने के बाद आई है, उसके जो रूट्स होंगे वो रिपीटेड रूट्स होंगे जहां पे वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। सर वो तो हमको नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे तो भी पता चलेगा ना सर, दोनों का उसके इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो उसके केसेस में अगर डिग्री 4 का एक्सप्रेशन है, तो अगर अपने को पता है कि जहाँ पे ये लोग टच कर रहे हैं तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है ना? चलें आगे। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस ले लेते हैं। नाउ विल बी डूइंग क्वेश्चंस। अच्छा ये देखो एक क्वेश्चन, एक चीज लास्ट में और भी लिख लो, जो ये मैंने आपको बताया था कैसे ढूंढते हैं। हाउ टू फाइंड इफ द रिपीटेड इट्स अ रिपीटेड सॉल्यूशन और इट्स एज हैविंग वन सॉल्यूशन इन केस ऑफ कर्व्स। दो कर्व्स है आपके पास, तो कैसे पता चलेगा कि वो दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को या टच कर रहे हैं? तो स्लोप आप निकाल लोगे, ठीक है ना? यहाँ पे कर्व, जहाँ पे दोनों कर्व कट कर रहे हैं मान लो, ठीक है ना, मान लेते हैं कट कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, और दोनों का dy बाई डी एक्स अगर सेम आ जाता है मतलब टच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार और समझाओ। ये समझा दिया ना बेटा? जो आगे मैंने अभी तुमको समझाया था वो वर्ड्स में लिखा है। ये टच कर रहे हैं कैसे बताओगे आप? दोनों पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी c1 और c2 के लिए, अभी लिखा था ना ये सारा। सर लेकिन दूसरे वाले में dy बाई dx की वैल्यू सेम का है। इसमें इसमें ये वाले में इस पे भी सेम है, तो क्रॉस ओवर है ना, ये तो दो से ज्यादा रिपीटेड है। ये तो फर्स्ट का ही केस है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सेम ही है, बट फर्स्ट वाले में क्या है, ग्रेडियंट्स, फर्स्ट वाले में क्या है, कर्व दोनों डायरेक्शन अपनी वापस ले लेते हैं, भैया हाँ तुम यहाँ जाओ मैं आ जाता हूँ। सेकंड वाले केसेस में क्या है, दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो dy बाई डी एक्स C1 के लिए और dy बाई डी एक्स C2 के लिए बिल्कुल सेम आएगा। क्रॉस ओवर की कंडीशन है, ठीक है ना? तो ऐसे में 3 5 7 ऐसे रिपीटेड रूट्स आते हैं। ओके, सर ये वाला एक एग्जाम्पल के साथ बताओ, मैं ऐसे नहीं समझ में आ रहा फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस। कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अलियासगर, अब आगे चलते हैं यार। चलो आगे, तो तुम लोग की जानकारी के लिए थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रहे तुम्हारे पास, बाकी इसका कोई इतना यूजेज नहीं है, ठीक है ना? स्लाइड एक तो चल लास्ट स्लाइड एक बार करो। लिख लो, जो स्टोरी मैंने बताया था वो थियोरेटिकली ये लिखा हुआ है, उसको लिख लो। जैसे क्वेश्चन आपको करवाया तो था मैंने, जैसे याद हो अगर आपको, तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, याद है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 था। तो जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमने ऑब्जर्व किया था कि ये लाइन इसके लिए टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 1,0 पे ये इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जो भी हम लोग इधर डिस्कशन कर रहे हैं इसके रिपीटेड रूट्स की बात कर रहे हैं। ये इक्वेशन कौन सी है? ये दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आपके पास आई है वो ये इक्वेशन है। ठीक है, इसकी हम बात करें जा रहे हैं। कट कर रहा होता ना, क्या क्या क्या? दो रूट्स आते तो कट करता ना। दो रूट्स आएंगे तो टच करेगा ना मेरे बेटे। दो रूट्स मैंने बताया जब रिपीटेड होंगे तो टच कर रहा है ना, ये वन पे टच कर रहा है ना कर्व को, सिर्फ काट थोड़ी ना रहा है। इसका मतलब ये है x माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसका मतलब क्या है? 1 1 रिपीटेड रूट है, इसका मतलब क्या है? 1 पे कर्व को वो टेंजेंट होकर कट नहीं करेगी ये लाइन। ठीक है, चलें आगे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं हेडिंग लिख लो आप, ठीक है ना? ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। जब आपका मॉड्यूल आप देखोगे तो सारे के सारे ड्रिल 1 ड्रिल 2 ड्रिल 3
मिक्स्ड क्वेश्चन है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे क्वेश्चन है अगर आपके पास जिसमें आपको कंडीशन ढूंढनी है कि व्हाट इज द कंडीशन दैट द गिवन लाइन विल बी अ टेंजेंट और अ नॉर्मल, तो हम क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं? तो लेट्स से का क्वेश्चन हो गया फाइंड द कंडीशन इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c इज नॉर्मल टू दिस कर्व। ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज नॉर्मल टू दिस कर्व। चलिए ले ले। सर यस बेटा। सर ऐसा हमने मतलब 11th में भी करा था ना कंडीशन फाइंड करने का, पैरामीट्रिक पॉइंट लेके। यस, वैसे ही करो, गिव अ ट्राई करो एक बार कैसे आएगा। चलो तो मतलब पूरा याद तो नहीं है वो। उसमें क्या होता था, हमें टेंजेंट की इक्वेशन सबके ऑफ के लिए मालूम रहती थी कि ये कर्व है तो इसके लिए ये इक्वेशन लिखूंगा। यहाँ पे कोई भी जनरल कर्व होगा उसके लिए हम टेंजेंट की इक्वेशन खुद से अब बना सकते हैं। हमें dy बाई dx निकालना आता है किसी पॉइंट पे, ठीक है ना, और उसको हम कंपेयर कर लेंगे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है कि भैया ये लाइन की इक्वेशन है। तो आपको देखो करना क्या है, मतलब हम क्वेश्चन से चाह क्या रहे हैं, हम क्वेश्चन से ये चाह रहे हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है ये एक लाइन की इक्वेशन है जो नॉर्मल है। अब ये कर्व से मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो नॉर्मल में जो भी पैरामीटर्स होंगे वो पैरामीटर्स को इस तरीके से एलिमिनेट करना है कि मेरे पास जो आंसर आ जाए वो m और c के बीच में रिलेशनशिप आ जाए कि भाई m और c में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए ताकि ये जो लाइन है ये नॉर्मल की तरह इसके लिए एक्ट करे। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम क्या करते हैं, फाइंड द कंडीशन इफ दिस इज अ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखो पहले तो आप। यहाँ से एक पैरामेट्रिक पॉइंट आप क्या एज्यूम कर सकते हो, व्हाट्स द पैरामेट्रिक पॉइंट दैट यू कैन एज्यूम फ्रॉम हियर? सी टी कॉमा सी बाई टी। तो अच्छा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो अगर मैं y को एज्यूम करता हूँ कुछ तो क्या ले सकते हैं y को? सर 2 बाई टी ले लो। यस बेटा 2 बाई टी ले लो, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2t स्क्वायर ले सकता हूँ। यस सर एक यस को यस टी यस, ले लेते हैं और दूसरे एक को टी ले लेते हैं तो दूसरे को सीधा सीधा मतलब एक को t ले लेंगे, दूसरा 8 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। वो भी कर सकते हो आप, यू कैन डू दैट एज वेल, आप वो भी कर सकते हो साहिल, वो भी कर सकते हैं। हाँ सर बट हम क्या करते हैं हमेशा, देखो कभी भी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना, उस तरीके से हम डिवाइड करते हैं उनको कि दोनों को देते हैं, भाई तुमको भी कुछ कांस्टेंट तुमको भी कुछ कांस्टेंट दिया, ताकि जब भी y बाई एक्स अगर कुछ करने का नंबर आता है तो 2 कट जाता है। ठीक है ना, टास्क ये रहता है, दिस इज व्हाट द पर्पस इज ऑफ टू बी गिविंग 2 टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, अब ये पैरामेट्रिक पॉइंट आपने ले लिया 2t स्क्वायर कॉमा 2 बाई टी, तो आप क्या बोल सकते हो, x मेरा क्या है 2t स्क्वायर है, y मेरा क्या है 2 बाई टी है। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या मैं dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ? व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स फॉर मी?
m माइनस 2/t² कॉमा 4t। यस साहिल ठीक है। हाँ सर तो ये कितना हो जाएगा -1/2t³। फिर dy/dx आ गया, dx/dy विथ अ नेगेटिव साइन, ये तो नॉर्मल का स्लोप होगा। नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा 2t³ आ जाएगा। ठीक है नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा 2t³। अच्छा तो अब नॉर्मल का स्लोप 2t³ आ गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लोगे y - 2/t is 2t³ x - 2t²। ये क्या हो जाएगा ty - 2 is 2t4 x - 2t²। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं आप y = mx + c के फॉर्म में। देखो एक काम करते हैं, ये स्टेप हम लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते पता है? क्योंकि y = mx + c के फॉर्म में ही तो लिखना है। तो y = mx + c में इसको कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा y = 2t³ x minus 4t⁵5 plus 2/t। सही है ना? यस सर पर हम पहले टेंजेंट का क्यों लिख रहे हो, स्लोप नॉर्मल की फाइंड करने इसलिए। हाँ नॉर्मल की स्लोप -dx/dy होती है ना, आप डायरेक्टली नॉर्मल की निकाल लो। नॉर्मल की स्लोप निकाली, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लिया तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। अब करना क्या है, कंपेयर कर लेना है। m की वैल्यू क्या है 2t³ है, c की वैल्यू क्या है m की वैल्यू 2t³ और c की वैल्यू क्या है आपके पास, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4t5 + 2/t। तो ये हो जाएगी 2 - 4t⁶ t। अब यहाँ से t निकाल लो, m/2⁻1/3 है जो वो है t आपके लिए, वो यहाँ रिप्लेस कर देना तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी 2 - 4। अच्छा 4t6 क्या होगा एक्चुअली, ये तो 2 - m² हो जाएगा अपॉन t क्या है m/2⁻1/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज वैल्यू ऑफ c। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। व्हाट इज द कंडीशन? सो c = दिस, c की वैल्यू -2m² अपॉन m/2⁻1/3 इज नथिंग बट द c। लिख लो इसको, ये कंडीशन आ गई आपके पास। सर आपने वो जो स्लाइड में स्टेप 1 में ये करना वो वाली स्लाइड दिखाता हूँ वो सारे स्टेप्स लिखे हुए क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करे। अगर सॉल्यूशन आपको लिखना है अच्छे से तो आप लिख सकते हो इफ यू वांट। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिया आपने, x is 2t² 2/t। दूसरे स्टेप में आपने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, नॉर्मल का इक्वेशन ये आ गया आपके पास। सर वो एंड में आपने क्या करा था वो एक बार बताओ। पूरा लिखा हुआ ये बेटा, मैं पूरा दिखा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप लिख लिया पैरामेट्रिक पॉइंट, दूसरे में नॉर्मल का इक्वेशन, तीसरा पॉइंट कंपेयर करा। कंपेयर कैसे किया आपने, y = mx + c को जब कंपेयर किया तो यहाँ से आपको c मिल गया, यहाँ से आपको m मिल गया, रिप्लेस कर दिया तो फाइनल c और m में रिलेशनशिप मिल गया। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड करो ना। लिख लो सारा का सारा लिख लो। सर लास्ट स्लाइड करो ना। स्टेप 2 सर यस 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 चलिए इसका आ रही है। अरे भाई अपने हाथ में नहीं है, लिख लो। चले आगे, कर लिया होगा आपने। इसको भी लिख लो, कंपेयर कर लो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी करना है ठीक है ना, ज्यादा स्टेप नहीं लिखना है। क्या बोल रहे हो साहिल? सर एक स्लाइड पीछे बाकी लिखा, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया। चलो इसको भी लिख लो फटाफट, कंपेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।
सर यस चलिए सर। हेलो सर, वो लास्ट स्लाइड करो ना एक बार। सर इसमें आपने वो पैरामेट्रिक फॉर्म अज्यूम करने के लिए स्टेप लिखो, वो एक बार बताओ। अरे वो तो तुमको आना चाहिए ना, अब स्टेप क्या बताऊं मैं यार, तुमको पता होना चाहिए ना एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो एक्स की वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे हम। इसने इधर हमने क्या करा है, दोनों को 2 दे दिया सिमेट्रिक बनाने के लिए, इसको 2 स्क्वायर दे दिया, तो एक्स बाई 2 को एक वेरिएबल लेंगे, उसका रेसिप्रोकल स्क्वायर के साथ ये वेरिएबल आना चाहिए। भाई मान लो ये जो लिया तो उसका स्क्वायर ये वेरिएबल होना चाहिए, तो अगर आपने इसको 1/t ले लिया है तो ये t स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2t स्क्वायर 2/t आ जाएगा। ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं हमने लिखा था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तब मैंने आपको क्या बताया था, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, एक्स को क्या एज्यूम करेंगे, वाई को क्या एज्यूम करेंगे, ये डायरेक्टली आपको आ जाना चाहिए अभी तो भाई एक्स की वैल्यू मैं इस तरीके से लूंगा, वो जो वाई किस टेबल तरीके से बनाया था लूंगा, उसमें भी वो xy is equals to c square लिखा है। वो एक्स वाई की पावर सेम है बेटा, यहाँ पे वाई की पावर एक ज्यादा है ना, तो एक्स को एक ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, याद है ऐसा कुछ लिखवाया था, एक्स की पावर m वाई की पावर n हाँ सर, इज टू m a की पावर m plus n। प्लस n है ना। ठीक है, तो अब ये सब आपको आ जाना चाहिए। चले लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्या लिखा है इसमें, फाइंड द कंडीशन इफ ax plus by is equal to 1 is a tangent to this curve। ax plus by is equal to 1 इसके ऊपर टेंजेंट है, तो उसकी कंडीशन बताइए क्या होगी। अगर ये लाइन है, ये कर्व को टेंजेंट है, ठीक है ना, तो क्या करें, साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करेंगे तो वहां से निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। सर इसमें मतलब पैरामेट्रिक से करना हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, y को t ले लो, x को क्या लिखते हैं, याद है ना, स्ट्रेट लाइन 1 माइनस ए एक्स बाई बी। सर वो पैरामीटर तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 5x-7 पर निकालना पड़ेगा ना। अरे क्यों निकालेंगे, जब आप कंडीशन क्या है, टेंजेंसी की कंडीशन है, तो लॉजिक क्या लगेगा टेंजेंसी की कंडीशन में, टेंजेंसी की कंडीशन में लॉजिक है कि d इक्वल टू 0 आ जाए, किसका, साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ लाइन एंड कर्व। y की वैल्यू यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ए एक्स अपॉन बी लिख सकता हूँ। अगर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई बी सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसमें, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू 5x माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस सर एक्स। यस बेटा, x माइनस, सर हेलो, यस 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 बेटा, सर वो ऐसा नहीं कर सकते x स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7 का पूरा dy बाई dx निकाल दे और फिर इक्वेट करने का ट्राई करें। डी बाई डी लेकिन किस पे निकालोगे आप, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी थोड़ी मालूम है। तो फिर आपने जनरल प्रोसीजर में तो कुछ और लिखाया था। मैंने नहीं लिखवा, मैं दिखाया ही नहीं जनरल प्रोसीजर, तुमने सर ये बोला सर वो वाला प्रोसीजर क्या लिखा आपने, वो दिखाओ मेरे को, मैंने नहीं दिखाया। जनरल प्रोसीजर वो उस क्वेश्चंस के लिए है जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन की वैरायटी अलग होती है एओडी के अंदर, तो जितने क्वेश्चन करेंगे उतने में अलग अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। तुमने बोला सर दिखाओ कैसे, आपने स्टेप वाइज लिखा है तो मैंने दिखाया, वरना मैं दिखाने वाला नहीं था, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, जो ये हमारी 12th की बैच है, उसका ज्यादा रादर देन अडेप्टिंग थिंग्स इट इज रिबेलिंग थिंग्स। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, अपने को सीखना है कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, कोई और तरीके से करके देखो ना आप जो आपके दिमाग में मेथड आती है उससे आप करके देखें, उससे आंसर नहीं आ रहा है, इसीलिए अपन इस मेथड की तरफ जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में भी तुम्हारे को माइंड में पहले सोच लेना है कि यार ये मेथड से मैं करूंगा तो आंसर कैसे ले आऊंगा। अब जैसे पूजन ने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, सर डीवाई बाई डीएक्स करके उसके स्लोप के साथ इक्वेट नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, लेकिन डीवाई बाई डीएक्स किस पॉइंट पे निकाला आपने, तो फिर एक पॉइंट लेना पड़ेगा x1 y1, तो डीवाई बाई डीएक्स x1 y1 पे मैंने निकाल लिया, वहां पे भी x1 y1 कर्व में सेटिस्फाई करवाऊं, x1 y1 टेंजेंट में सेटिस्फाई करवाऊं, x1 y1 पे स्लोप को इक्वेट कर दूं, ये रिलेशनशिप्स बनेंगे, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, गिव अ ट्राई।
ठीक है, कहाँ पे अटकेंगे तो फिर सोचना पड़ेगा अरे अब क्या करें फिर, समझ रहे हो। अब इस केसेस में क्या करेंगे, जो क्लियर कट प्रोसीजर इस क्वेश्चन में हमारा माइंड ही सोच पाएगा, वो क्या सोच पाएगा कि भाई लाइन दी हुई है और कर्व दिया हुआ है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, अभी मैंने आगे बताई, रिपीटेड रूट प्रेजेंट होंगे। रिपीटेड रूट का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो क्वाड्रेटिक तुम्हारे पास बिल्कुल प्यारी सी आ गई है, काम भी कम है। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5b प्लस 1x प्लस 7 ऑफ b इक्वल टू 0। तो अब बेटा ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक x के अंदर है, और x की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें क्या मिलेंगे, इन दोनों लाइन और कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिलेंगे। लेकिन ये बोल क्या रहा है भाई, ये लाइन जो आपने ली है सर, ये इसके ऊपर टेंजेंट होनी चाहिए। वो टेंजेंट कब होगी, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। तो d इक्वल टू 0 बराबर क्या जाएगा, सर। यस बेटा। सर पर अगर हमें एक्स स्क्वायर की मतलब हायर पावर की अगर कोई इक्वेशन दी होती तो ये नहीं लगता ना। तो ये लगता ही नहीं, हमने D0 इसलिए करा क्योंकि 2 रूट्स तो होंगे ही इसके दो ही मिनिमम। रूट्स होंगे इसके, दो ही रूट्स पॉसिबल हैं, और दो दोनों रिपीटेड रूट्स ही होंगे, तभी ये लाइन इसको टेंजेंट बनेगी। ठीक है, और अगर क्यूबिक आपको दी हुई है तो वो क्यूबिक आप अगर आइडेंटिफाई कर पाओगे तो वहां से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या पता निकल रहा होगा, तो जो डिवाइड करने के बाद क्वाड्रेटिक बचेगी, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हम रट नहीं सकते भाई, ऐसा रटना नहीं है आपको कि सर अपने हर बार डिफरेंशिएट करके ही करेंगे ना, ऐसा रट नहीं सकते आप। क्वेश्चन के ऊपर जैसा कर्व होगा, कर्व से हमें डिड्यूस करना पड़ेगा कि अच्छा इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। जैसे इससे पहले वाला आपका जो हमने क्वेश्चन करा था, उसमें भी ये लॉजिक आप वर्कआउट कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यही लॉजिक इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करता। क्या दिया था, ये कंडीशन है नॉर्मल की, तो इधर से ही मैं टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकाल सकता क्या, निकाल सकता हूँ। टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे तो बेटा क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व नहीं कर सकते आप। समझ गए, चीजें क्लियर है। जो मेथड अभी ये वाले क्वेश्चन के लिए हमने अपनाई है, जो ये वाले क्वेश्चन में सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने मेथड करी है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक्स में वर्क करेगी, नहीं तो ये मेथड ही लगानी पड़ती जो इसमें हमने लगाई है। dy बाई dx निकाल लिया, और dy बाई dx निकालने के बाद फिर हमने सॉल्विंग कर ली, अगर हायर ऑर्डर कर्व है हमारे पास तो। और जब हायर ऑर्डर कर्व वो देंगे तो वो ऐसा देंगे जिसको आप पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर पाओ, और चीजों को अब पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम किया क्यों हमने, क्योंकि एक ही पैरामीटर हमारे पास होगा जिसे हमें रिप्लेस करना होगा लास्ट में। तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा कि जिसका आप पैरामेट्रिक फॉर्म एज्यूम कर पाओ। इसमें तो पैरामीट्रिक लेने की जरूरत ही नहीं है ना, एक में बन ही रहा है। इसके केसेस में पैरामेट्रिक फॉर्म आप ले नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि अगर ये मान लो डिग्री ऐसा कोई कर्व बन जाए, जनरल ऐसे दे दिया, मान लो x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2, तो ऐसे जनरली हर क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा वो इस इंटेंशन से ही दिया जाएगा जिसको आप सॉल्व कर पाओ। समझ रहे हो मेरी बात, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो क्वेश्चन अपने पास आएगा, जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, वो इस तरीके से दिया जाएगा जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं या उसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म एज्यूम किया जा सकता था, इसीलिए पैरामेट्रिक फॉर्म एजम्पशन करा, और उसके बाद हमने dy बाई dx निकाला, फिर dx बाई dy निकाला, और फिर उसमें से एक ही पैरामीटर को हमने एलिमिनेट कर दिया और c और m में रिलेशन निकाला। इस क्वेश्चन के अंदर ना पैरामेट्रिक फॉर्म आप एज्यूम कर सकते हो, और पैरामेट्रिक फॉर्म एज्यूम तो बाद में करना चाहिए अगर क्वाड्रेटिक से ज्यादा डिग्री बन रही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री 3 बन रही थी, तो डिग्री 3 को सॉल्व करने के लिए हमें कोई मेथड नहीं है परफेक्ट स्क्वायर वाली, तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म के पास जाना पड़ा। इस क्वेश्चन में तो हम डिग्री 2 का एक्सप्रेशन बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर से इक्वेट कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। शो दैट द स्ट्रेट लाइन x cos alpha plus y sin alpha equal to p touches this curve if this is the relation.
देखो जो पूछना अब आप लास्ट क्वेश्चन में सोच रहे थे वैसा करें तो इसमें कर सकते हो आप। क्या सोच रहे थे हम? डिफरेंशिएट करते, ठीक है ना, टचिंग की कंडीशन है। टचिंग के लिए क्या होगा, जो इसका स्लोप हो जाए वहां से कुछ रिलेशन निकालते हैं, dy by dx निकाला तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y plus x dy by dx is equals to 0. So you can say dy by dx from here is minus y by x. ये आपके पास dy by dx आ जाएगा माइनस y by x। अब dy by dx जो हमने निकाला है, जो dy by dx हमने फाइंड आउट करा है, ये किस पॉइंट पे है? मान लेते हैं एक पॉइंट x1, y1 पे निकाला है। अब ये x1, y1 जो पॉइंट है ये इस कर्व पे भी लाई करता है और इस लाइन पे भी लाई करता है, यस और नो? ठीक है ना? So this is minus y1 upon x1. अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो स्लोप है दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये लाइन अगर टेंजेंट है तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी के केसेस में क्या होता था, माइनस ए बाई बी होता था, विच इज नथिंग बट माइनस कॉट अल्फा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y1 साइन, ये स्लोप निकाला ना, इसका स्लोप कॉट अल्फा है, माइनस ऑफ कॉट अल्फा। तो कैसे निकालना? ये ऐसे निकाला ना यार, y sin अल्फा इज माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस p, साइन अल्फा से डिवाइड कर दिया तो ये m आ गया ना, माइनस कॉट अल्फा। सर यार पैरामेट्रिक वाली क्यों नहीं चलती मेट्रिक? चलेगी ना, करो ना पैरामेट्रिक से। क्यों नहीं चलेगी भैया, तुम करो ना पैरामेट्रिक से। पर वो dy by dx माइनस t स्क्वायर आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट, dy by dx माइनस टी स्क्वायर आ गया, फिर क्या करें? इक्वल होगी बेटा टेंजेंट है ना, टेंजेंट भाई, टेंजेंट है तो मान लेते x1, y1 पे अगर टेंजेंट है तो x1, y1 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, x1, y1 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जो एलियस का तुमने पैरामेट्रिक पॉइंट लिया है वो पैरामेट्रिक पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर दो आप। मतलब मैंने पैरामेट्रिक पॉइंट कर्व में डाला है तो वो कर्व में डाला, कर्व से तो निकाला है, कर्व में डाला नहीं है मेरे भाई, कर्व से मतलब निकाला। कर्व से निकाला है। अब उसको लाइन में डालो क्योंकि लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा वो पैरामेट्रिक पॉइंट। तो सर फिर वो डिफरेंशिएट करा क्यों? पैरामेट्रिक पॉइंट्स ही डालना चाहिए। तुम्हारे फंडे क्लियर नहीं है बेटा, डिफरेंशिएट तो स्लोप निकालने के लिए कर रहे हैं। वो स्लोप निकल गई। कर्व है वो कर्व का स्लोप से बराबरी होनी चाहिए ना, तो तुम्हारे पास जो टी स्क्वायर है वो किससे रिप्लेस हो सकता है? माइनस कॉट अल्फा से। हाँ सर। चलो अब जल्दी जल्दी इधर देख लो फटाफट, ठीक है ना? डिफरेंशिएट कर लिया। दूसरी जो तुम्हारे दिमाग में मेथड आ रही है वो 100 अलग अलग मेथड तुम सोच सकते हो, वो बैठ के तुम लोग आराम से उसको करो एनालिसिस, तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है, आराम से बैठ में उसमें एनालिसिस करो कि इसकी जगह अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा, ऐसा करूँ तो क्या होगा, तो करके देखो, इससे सीखने मिलेगा तुमको। अभी लेकिन एक मेथड जो बता रहा हूँ उस पर पहले फोकस करो, उसको दिमाग में डालो कि यार ऐसे ऐसे किया है। पता चला तुम्हारी मेथड दिमाग में वो आधी है और जो मैं बता रहा हूँ वो आधी है, कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ हाँ बताओ पूजन। पर वो स्लोप इक्वल कैसे होगा अभी भी समझ नहीं आ रहा। बेटा लाइन टेंजेंट है तो दोनों पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट बना है वो स्लोप इक्वल होगी ना। कर्व पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो, ठीक है ना, उसका स्लोप आपके पास आ गया y1 अपॉन x1 विद नेगेटिव साइन, ठीक है, और यही लाइन है जो उस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो इसका स्लोप माइनस कॉट अल्फा है, तो दोनों के स्लोप तो बराबर आ जानी चाहिए ना। आ गया आ गया। अब बराबर आ गया तो y1 साइन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? x1 cos अल्फा के बराबर आ जाएगा। और ये पॉइंट x1, y1 कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 cos अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा इज इक्वल टू p दिया हुआ है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, x1 cos अल्फा को y1 साइन अल्फा से रिप्लेस कर दो तो 2y1 साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ओके ठीक है, या 2x1 cos अल्फा इज इक्वल टू p, ये भी बोल सकते हो आप, ये अलग अलग चीजें बोल सकते हो, लेकिन हमें क्या बोलना है, x1 cos अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा सर मेरा p के बराबर है ना? और मुझे क्या पता है, ये रिलेशन मेरे को मालूम है। चलो यहीं से बोल देते हैं। देखो अब क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व, ध्यान से समझना। x1 आपके पास कितना निकल गया यहाँ से, p अपॉन 2 साइन अल्फा, सॉरी y1 है ये, x1 कितना है, p अपॉन 2 cos अल्फा, देख लो
y1 है p/2 sin अल्फा, x1 है p/2 cos अल्फा। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में से भी तो कुछ निकलेगा। x1 y1 a स्क्वायर के बराबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। p²/4 sin अल्फा cos अल्फा इज a स्क्वायर। तो p² की वैल्यू क्या जाएगी, 4a² sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, क्लियर। इसको नोट डाउन कर लें आप। ठीक है, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहीं पे क्लास को कंक्लूड करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको।